Hello students, this is Babita Pawar, Assistant Professor of Commerce, Government College for Girls, पिल्लू खेड़ा जींद। आज हम पढ़ेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सेमेस्टर 3 का क्रेडिट क्रिएशन टॉपिक। बेटा जी, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन और इसको क्रेडिट क्रिएशन किन का मेन काम होता है। क्रेडिट क्रिएशन मेन जो मुख्यतः काम होता है व्यापारिक बैंकों का। क्रेडिट क्रिएशन से अभिप्राय क्या है कि बैंकों की उस शक्ति से है जिसके कारण बैंक लोन्स, एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने प्राइमरी डिपॉजिट से भी ज़्यादा सेकेंडरी डिपॉजिट्स का विस्तार करने में सक्षम होते हैं। सबसे पहली बात आती है कि क्या होती हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स और क्या होती हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। बेटा, जो प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स होती हैं दोनों ही हमारे डिमांड डिपॉजिट्स का हिस्सा होती हैं। बात आती है कि क्या होती है डिमांड डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स बैंक की उस जमा को कहेंगे जिसमें जमाकर्ता किसी भी समय चेक द्वारा जारी करके निकलवा सकता है। इट मीन्स जो हमारे डिपॉजिट्स बैंक के अंदर जमा होती हैं उन्हें जमाकर्ता किसी भी टाइम पे निकलवा सकता है। इसे चेक डिपॉजिट्स या चेकेबल डिपॉजिट्स भी कहेंगे। अब डिमांड डिपॉजिट्स के ही पार्ट होते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या हैं? ये वो धनराशि है जिसे लोगों द्वारा बैंकों में नगद मुद्रा के रूप में जमा करवाया जाता है। इट मीन्स जिस प्रकार से लोग बैंकों में कैश जमा करवाते हैं वो बैंक्स के लिए प्राइमरी डिपॉजिट्स होती हैं। और सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या होती हैं? जब कोई व्यक्ति बैंक से उधार रुपया लेना चाहता है तब बैंक उसे यह उधार नगद राशि के रूप में नहीं देता, बल्कि उसके नाम से बैंक में एक लोन अकाउंट ओपन कर देता है और उसे चेक द्वारा उसमें से रुपए निकालने का अधिकार दे देता है। इट मीन्स कोई भी व्यक्ति अगर बैंक से रुपया उधार लेना चाहता है तो वो क्या करेगा, बैंक्स में अप्लाई करेगा उधार के लिए। बैंक उसे उधार राशि देगा, परंतु वो उसको नगद रूप में नहीं देगा। उसके लिए क्या कर देगा, उसका एक लोन अकाउंट ओपन कर देगा बैंक में। फिर बैंक उसको चेक के थ्रू वो अमाउंट निकालने का अधिकार देगा। जो इस प्रकार के डिपॉजिट्स होती हैं उनको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डिपॉजिट्स या द्वितीयक जमा या फिर गौण जमा। अब हम बात कर रहे थे कि डिपॉजिट्स के बारे में कि साख निर्माण के बारे में। साख निर्माण बैंक की उसी शक्ति से है जिसके कारण क्या करता है, बैंक लोगों को रुपया उधार दे देता है या फिर एडवांस दे देता है या फिर किसी भी टाइप से इन्वेस्ट कर देता है। इन सब के माध्यम से वो क्या करेगा, प्राइमरी डिपॉजिट्स से भी ज़्यादा। अभी मैंने आपको प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स को एक्सप्लेन किया, तो प्राइमरी डिपॉजिट से भी ज़्यादा सेकेंडरी डिपॉजिट्स का विस्तार करने में सक्षम हो जाता है। बात आती है कि जो हमारे साख का सृजन करके व्यापारिक बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने में सहायता करते हैं। मीन्स बैंक है क्रेडिट क्रिएशन क्यों करते हैं? ताकि हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़े। इट मीन्स लोग उधार ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था के अंदर मनी सप्लाई होगी। अब मनी सप्लाई है जो इकोनॉमी में कब बढ़ेगी? जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, जब अर्थव्यवस्था में करेंसी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है या फिर व्यापारिक बैंकों द्वारा अधिक साख का सृजन किया जाता है। इट मीन्स बैंक जितना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करेंगे, क्रेडिट क्रिएट मीन्स लोगों को जितना ज़्यादा उधार देंगे उतना ही इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और फिर उस मुद्रा जो करेंसी है, मनी करेंसी है, उसकी मात्रा को कौन कंट्रोल करेगा? उसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगा और इसका निर्णय सरकार व रिजर्व बैंक के निर्णय पर आधारित होता है। अब जो हमारे क्रेडिट क्रिएशन है व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रभावित होता है। व्यापारिक बैंकों की साख के विस्तार की शक्ति प्राथमिक जमाओं तथा कैश रिजर्व रेशो पर निर्भर करती है। इट मीन्स बैंक है कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, इट मीन्स लोगों को कितना उधार दे सकते हैं, कितना अपने साख की मात्रा में विस्तार कर सकते हैं, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उनकी प्राइमरी डिपॉजिट्स के ऊपर और कैश रिजर्व रेशो पर निर्भर करेगा। ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे कि प्राइमरी डिपॉजिट्स अभी हमने बताया था और कैश रिजर्व रेशो क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊँगी। बात आती है कि डेफिनेशन क्या होगी अब हमारी क्रेडिट क्रिएशन की। ठीक है, डेफिनेशन के बारे में बात करें तो न्यूलन के अनुसार
साख निर्माण से अभिप्राय व्यापारिक बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वे ऋण देकर या प्रतिभूतियों में निवेश करके गौण जमा का विस्तार करते हैं। इट मीन्स वह है कि बैंक लोगों को उधार देते हैं या फिर अदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी सेकेंडरी डिपॉजिट्स बढ़ती हैं। तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स में मैक्सिमम इंक्रीज़ करना ही क्या है, क्रेडिट क्रिएशन है। दूसरा अगर बात करें जेएम होम के अकॉर्डिंग, तो वो यही कहते हैं कि गौण जमा का निर्माण ही साख निर्माण कहलाता है। इट मीन जितनी ज़्यादा जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं उसका निर्माण किया जाएगा, उसको क्रिएट किया जाएगा, तो वही क्या होता है, हमारा क्रेडिट क्रिएशन होगा। अब बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू क्रेडिट क्रिएशन कि हमारे क्रेडिट क्रिएशन के लिए हमें किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहला है डिमांड डिपॉजिट, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि डिमांड डिपॉजिट्स, फिर से बता देती हूँ। डिमांड डिपॉजिट बैंक की उस जमा को कहेंगे जिसमें जमा करता इट मीन्स आम पब्लिक जो बैंक में जमा करती है, किसी भी समय चेक के द्वारा उस अमाउंट को निकलवा सकता है, तो वो क्या होगी, हमारी डिमांड डिपॉजिट्स होगी। अब इसको अगर फर्दर क्लासिफाई करें तो ये कितने टाइप्स का होगा। सबसे पहला है कैश डिपॉजिट्स। इट मीन्स वो राशि जो लोगों द्वारा बैंकों में नगद के रूप में जमा करवाई जाती है। इट मीन्स कैश के रूप में जो बैंकों में जमा कराई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, नगद जमा या फिर प्राथमिक जमा। इसको निष्क्रिय जमा या पैसिव डिपॉजिट्स भी कहेंगे, क्योंकि इस जमा का निर्माण करने में व्यापारिक बैंकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि ये लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो कितनी अमाउंट बैंक में जमा कराएंगे। नेक्स्ट हो जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट्स। जब कोई व्यक्ति बैंक से उधार लेने के लिए जाता है तब बैंक उसे उधार नगद के रूप में नहीं देता, बल्कि उसके नाम का एक खाता खोल देता है जिसको लोन अकाउंट बोलेंगे, और उसे चेक के थ्रू उस अमाउंट्स को निकालने का अधिकार दे देता है। ये भी बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस प्रकार जो जमा होती है उसको गौण डिपॉजिट्स कहेंगे या सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहेंगे। अब बैंक द्वारा दिया गया प्रत्येक ऋण नई जमा का निर्माण करता है। गौण जमा प्राथमिक जमा का परिणाम है, क्योंकि जितना हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट्स होगी उसमें से बैंक क्या करेगा, कुछ भाग रिजर्व रख के उसको फर्दर उधार दे देता है, और इस प्रकार वो अपने गौण जमा का क्या करता है, विस्तार करता है। जैसा कि होम के अकॉर्डिंग कहा भी गया है कि गौण जमा का निर्माण ही साख निर्माण है। एक बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतनी ही अधिक साख जमा या गौण जमा का निर्माण करता है। इट मीन्स सेकेंडरी डिपॉजिट्स का निर्माण करता है। तभी तो यह कहा जाता है कि ऋण इट मीन्स लोन जमा राशियों का निर्माण करते हैं और जमा राशियां ऋणों का निर्माण करते हैं। अब बात करें डिमांड डिपॉजिट्स इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कैश रिजर्व रेशो। निसंदेह अगर हम बात करें कैश रिजर्व रेशो, जस्ट लाइक नेम इंडिकेट कर रहा है कि जितना भी हमने प्राइमरी डिपॉजिट बैंक में जमा कराया है, बैंक उसमें से कितना भाग रिजर्व के रूप में रख लेते हैं, वो क्या होगा, कैश रिजर्व। इट मीन जितना बैंक में कैश जमा कराएंगे, एक व्यक्ति ने जितना जमा कराया उसमें से कितना % बैंक अपने पास जमा के रूप में रख लेता है, तो वो क्या होगा, कैश रिजर्व। देखो, एक बैंक ऋण देकर अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, किंतु इसका मीनिंग ये नहीं है कि वह सारी राशि को ही क्या करेगा, उधार दे देगा। जो लोग बैंक में रुपया जमा कराएंगे वे इसे किसी भी टाइम पे निकलवा सकते हैं, क्योंकि उनका अपना रुपया है। बैंक क्या करता है, कुल जमा राशि का, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 100 रुपये जमा कराए हैं तो उसका एक भाग नगद रूप में अपने पास रख लेगा। मान लीजिएगा उसने 10वां भाग अपने पास नगद के रूप में रखना है, तो कुल जमा का वह भाग जिसको बैंक अपने पास रख लेता है, 100 रुपये में से 10 रुपये बैंक ने अपने पास रखे, तो ये 10 रुपये क्या होंगे, कैश रिजर्व होंगे। तो टोटल डिपॉजिट्स इट मीन्स कुल उसने 100 रुपये जमा कराए और बैंक ने अपने पास कितने रखे, 10 रुपये। तो टोटल डिपॉजिट और नगद कोष कैश रिजर्व, इन दोनों का जो रेशो होगा, टोटल डिपॉजिट 100 रुपये थे, उसमें से 10 रुपये नगद रखे, 100 और 10 का अनुपात कितना हो गया, 10 और 1 का अनुपात हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा कैश रिजर्व रेशो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो गया एक्सेस रिजर्व। वह राशि जो बैंक के पास आवश्यक नगद कोष अनुपात CRR से अधिक होती है। जैसे अभी CRR हमने पढ़ा, कैश रिजर्व रेशो, कैश C, रिजर्व R और रेशो R, CRR।
तो कहते हैं ऊपर वाले पॉइंट में CRR से जितना अमाउंट बैंकों के पास अधिक हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेस रिजर्व। मान लो 10 रुपये रखने थे, 10 रुपये से ज़्यादा बैंकों के पास होगी तो वो क्या होगी, एक्सेस रिजर्व होगी। वास्तव में यही वह अतिरिक्त कोष है जो साख निर्माण का आधार बनता है। क्लियर। नेक्स्ट होगा क्रेडिट मल्टीप्लायर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होगा क्रेडिट मल्टीप्लायर, प्राथमिक जमा में वृद्धि। इट मीन्स जो भी हमारी प्राइमरी डिपॉजिट्स थी, इट मीन्स जो लोगों ने बैंकों में नकद के रूप में जमा करवाई थी उसमें कितनी वृद्धि होती है तथा टोटल जमा में कितनी वृद्धि होती है, इन दोनों के अनुपात को क्रेडिट मल्टीप्लायर बोलेंगे। यदि प्राथमिक जमा में 1,000 रुपये की वृद्धि हुई, उसके परिणाम स्वरूप 10,000 रुपये की साख का निर्माण होता है। 1,000 रुपये में 10,000 रुपये का निर्माण हुआ। इस पॉइंट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से आगे समझाएंगे। तो वो साख निर्माण कितना हुआ, 10 गुना हो गया। तो 10 गुना हमारा क्या हो गया, क्रेडिट मल्टीप्लायर। इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व रेशो। जैसा कि नीचे दे रखा है कि साख गुणक बराबर है डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। इट मीन्स डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज इन डिपॉजिट्स, ठीक है, चेंज इन टोटल डिपॉजिट्स, और डेल्टा पी मीन्स चेंज इन प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक है, जितना भी हमारे टोटल डिपॉजिट्स में चेंज होता है उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट्स में जितना चेंज होता है उससे अगर डिवाइड कर दे तो हमारा साख मल्टीप्लायर होगा। अभी हमने ऊपर देखा कि चेंज इन डी टोटल डिपॉजिट्स में चेंज कितना हुआ, 10,000 साख बढ़ा है तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000 तो कितना हो गया, 10 गुना। तो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना का गुना कितना हो गया, 10। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम अजम्पशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कि जब भी हम क्रेडिट क्रिएशन की बात करेंगे तो हमें कुछ बातों को मान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो वो क्या होगी, सभी जमाकर्ता अपनी जमाओं को एक ही समय में नहीं निकालेंगे। ये मान के चलेंगे कि जितने भी लोगों ने बैंक में रुपया जमा कराया है वो सभी अपनी जमाओं को एक साथ नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक अपने ग्राहकों को स्वीकृत किए गए साख का भुगतान नकदी के रूप में नहीं करता। इट मीन्स बैंक क्या करेगा, जितने भी उनके कस्टमर्स हैं उनको स्वीकृत किए गए साख का भुगतान जितना भी उन्होंने उनको क्रेडिट के लिए कह रखा है वो नकद में नहीं करेंगे। इसका भुगतान केवल बैंक की किताबों में जमा खातों के रूप में किया जाएगा। इट मीन्स वो बैंक में एक उनका अकाउंट ओपन कर देंगे, उस अकाउंट में से चेक के थ्रू ही उनको अमाउंट निकालने का अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, जितने भी बैंक्स होंगे CRR का पूरी तरह से पालन करेंगे, कैश रिजर्व रेशो का। नेक्स्ट होगा, अतिरिक्त कोषों के आधार पर बैंक साख का विस्तार करता है। इट मीन जितने भी उनके पास अतिरिक्त कोष होंगे, एक्सेस रिजर्व्स होंगे, उन्हीं के द्वारा ही बैंक साख का, इट मीन्स बैंक क्रेडिट का विस्तार होगा। नेक्स्ट करता है नेक्स्ट पॉइंट है, साख के बदले में दी गई जमानत जोखिमपूर्ण नहीं है। इट मीन्स क्रेडिट के बदले में उन्होंने जो भी जमानत रखी है वो क्या होगी, रिस्की नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इट मीन्स जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो अपनी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं करेगी। क्यों, मतलब कहने का क्या है, जिस टाइम क्रेडिट क्रिएट की जा रही थी उस टाइम जो पॉलिसी हमने कस्टमर को बताई है तो उन पॉलिसीज़ में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। सभी बैंक अपनी जमा राशि के एक निश्चित अनुपात को उधार दे देते हैं। सभी बैंकों को, जितने भी बैंक हैं उनको प्राइमरी डिपॉजिट्स प्राप्त होती हैं और साख निर्माण की आरंभिक अवस्था में वो सभी बैंकों के पास एक्सेस रिजर्व होते हैं। जनता लेन देन तथा व्यापार संबंधी सभी भुगतान चेकों द्वारा करेगी। आदमी जितने भी लेन देन करेगी जनता और जितने भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करेगी उनका जो पेमेंट है चेक के थ्रू ही किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा, देश में व्यापारिक तथा औद्योगिक स्थिति सामान्य होगी। इन सभी मान्यताओं को ध्यान में रखकर ही साख का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्या होती है क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस? तो सबसे पहले इसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक फर्स्ट होता है बैंकिंग प्रणाली और दूसरा होता है बहु बैंकिंग प्रणाली। पहले हम बात करेंगे एक बैंकिंग प्रणाली के अंदर साख का निर्माण। इट मीन्स एक ही बैंक के अंदर कैसे क्रेडिट का क्रिएशन किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें बेसिस ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब जैसे कि इसको हम एक टेबल के थ्रू देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन।
सबसे पहले साल हमने देखा कि पहला चरण क्या होगा कि हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट्स आई 1000 रुपये की, उसमें से नगद कोष जैसे कि हमने CRR कैश रिजर्व रेशो के बारे में बात किया था कि 10% अपने पास रख लिया। 1000 का 10% हमारे पास रह गया जो कि हमारे टेबल के अंदर शो हो रहा है। 1000 में से 10 रुपये अपने पास रख लिए नगद कोष के रूप में, उसमें से फिर हमारे पास गुण जमा रह गया सेकेंडरी डिपॉजिट्स 900। मतलब कहने का क्या है कि बैंक ने 1000 में से 100 रुपये अपने पास रख करके 900 रुपये आगे किसी फर्दर व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति को उधार दे दिए। फिर अगर हम बात करें तो इसी को अगर हम टेबल पहले ये पढ़ लें तो इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो पढ़ें। बैंक प्राय अपने प्राथमिक जमा के आधार पर ही साख का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ें। मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक में 1000 रुपये जमा करवाता है। बैंक के लिए 1000 रुपये प्राथमिक जमा, इट मीन्स प्राइमरी डिपॉजिट्स या कैश डिपॉजिट्स हैं। बैंक अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जानता है, क्योंकि ये हमें सभी को भी पता है कि जितने भी जमा करता है एक साथ अपने पैसे नहीं निकलवाएंगे। मान लीजिए बैंक कुल जमा का 10% नगद के रूप में रखकर बाकी की राशि ऋण के रूप में दे देता है। जैसा कि एग्जाम्पल में दे रखा है, 1000 रुपये में से 100 रुपये अपने पास रखे, बाकी 900 रुपये उसने उधार के रूप में दे दिए। तो 900 रुपये, इसके लिए बैंक 100 रुपये नगद में रखकर बाकी 900 रुपये किसी ए व्यक्ति को उधार दे देता है। ए व्यक्ति है, ना कि बैंक। ए व्यक्ति को उधार दे देता है बैंक। बैंक यह 900 रुपये की राशि नकदी के रूप में दे देता है। नकदी के रूप में नहीं देगा, जो कि हमने पीछे पढ़ा है, बल्कि उसके नाम 900 रुपये का ऋण खाता खोल देता है। बैंक ने 100 रुपये अपने पास रखे, 900 रुपये ए व्यक्ति को उधार दे दिए और ए व्यक्ति को भी कैश नहीं दिया, बल्कि उसका एक अकाउंट ओपन कर दिया और उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी। बैंक द्वारा ए व्यक्ति को 900 रुपये की राशि के चेक देने की अनुमति दे दी जाती है। अब मान लीजिए, और हमने क्योंकि मान्यताओं में पढ़ा है जितने भी लेन देन होंगे वो चेक द्वारा होंगे। अब क्या करता है, मान लेते हैं कि ए व्यक्ति ने किसी बी व्यक्ति को 900 रुपये का ऋण का भुगतान करना है, तो वह बी व्यक्ति को 900 रुपये का चेक दे देगा और बी व्यक्ति उस चेक को बैंक में अपने खाते में जमा करवा देगा। बैंक ए व्यक्ति के खातों में से 900 रुपये निकाल के बी व्यक्ति के खाते में 900 रुपये डाल देगा। सिंपल कि ए व्यक्ति को उधार दे दिए 900 रुपये, फिर ए ने बी व्यक्ति को देने थे, इसलिए ए के खाते में से बी के खाते में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी। फिर बैंक इसी प्रकार बैंक की जमा में 900 रुपये की वृद्धि हो गई। अब बैंक के पास वो 900 रुपये आ गए। बैंक इन 900 रुपये में से 10 रुपये फिर अपने पास रख के 810 रुपये, 900 में से इसका 10% कितना हो गया, 90 रुपये। तो 90 रुपये घटा दो, 900 माइनस 90, 810 रुपये हो गए। सी को लोन के रूप में देता है। अब सी ने फिर डी व्यक्ति को देने हैं, वो चेक के थ्रू देगा। अब सी के व्यक्ति के खाते में से 810 रुपये निकाल कर वो डी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहेगी, जैसा कि अब टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। क्या है कि 1000 रुपये में से 100 रुपये नगद रख के 900 रुपये उधार दे दिए, फिर 900 रुपये में से 90 रुपये नगद रख के 810 रुपये उधार दे दिए, 810 में से 10% 81 बन गया। इस टाइप से हम आगे करते जाएंगे जब तक कि जीरो ना आ जाए। तो टोटल डिपॉजिट्स हो जाएंगे 10,000 रुपये। टोटल हमारे कैश रिजर्व हो गया 1000 रुपये, ठीक है। और हमारे सेकेंडरी डिपॉजिट्स का निर्माण कितना हुआ, 9000, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रेडिट रिजर्व कैश रिजर्व रेशो प्राइमरी डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट्स, ठीक है। या चेंज इन, आगे हम इसको अगर पढ़ेंगे कि हमारे पास चेंज इन प्राइमरी डिपॉजिट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल डिपॉजिट्स। अब क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या हो गया, 1 डिवाइडेड आर बाय आर, CRR क्या हो गया, चेंज इन डी डिवाइडेड बाय चेंज इन पी। अब इसको ये फर्दर चेंज इन डी क्या है कि पहली डिपॉजिट्स में कितना चेंज हुआ, दूसरी डिपॉजिट में कितना, डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2 प्लस डेल्टा D3 प्लस डेल्टा DN, इस टाइप से चलता रहा। तो चेंज इन डी इज इक्वल टू क्या हुआ, टोटल डी में, डी मीन्स डिपॉजिट्स में टोटल कितना चेंज हुआ, पहले डिपॉजिट्स में चेंज प्लस दूसरी डिपॉजिट में चेंज प्लस तीसरी डिपॉजिट में चेंज, इस टाइप से चलता रहा, ठीक है। या फिर हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं कि चेंज इन डेल्टा इज इक्वल टू चेंज इन पी प्लस चेंज मीन्स डेल्टा पी प्लस डेल्टा पी इंटू 1 माइनस आर, आर स्टैंड्स फॉर CRR, और प्लस डेल्टा पी इंटू 1 माइनस आर
होल स्क्वायर, इस टाइप से अप टू द पावर n-1। क्रेडिट क्रिएशन का ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने टेबल्स के थ्रू पढ़ा और इसको हम ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं। नीचे हमने लिया बैंक डिपॉजिट्स और ऊपर लिए हमने डिपॉजिट्स राउंड्स की, कितने हमारे राउंड्स बनेंगे। तो सबसे पहले स्टेप पे 1000 रुपये थे, उसके बाद 900 रुपये रह गए, 10% रख के, फिर उसके 900 में से 10% रख के 810 रह गए, 810 में से फिर 81 रुपये रख के फिर 729 रुपये रह गए। इस टाइप से हमारा प्रोसेस चलता रहा। ये तो था कि इसको हम बोलते हैं बेसिस ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक। अब बैलेंस शीट में भी वही कि प्राइमरी बैलेंस शीट ऑफ बैंक क्या होंगी कि पहले पास प्राइमरी डिपॉजिट्स कितनी है 1000 रुपये और असेट्स कितनी है 1000, डिपॉजिट्स भी 1000, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास कैश रिजर्व भी 1000। तो ये हो गया बैंक का। फिर उसके बाद बैलेंस शीट आफ्टर गिविंग लोन। अब लोन देने के बाद डिपॉजिट स्टार्टिंग में 1000 रुपये थे, लाइबिलिटी साइड में देखें टोटल डिपॉजिट 1000, अब 10% अपने पास रख के 900 रुपये और दे दिए, तो लाइबिलिटी टोटल लाइबिलिटी होगी 1900। कैश रिजर्व कितना हो गया 1000 रुपये, तो उनके पास कैश रिजर्व थे और प्लस 900 रुपये। तो ये हमारे, क्योंकि हमने लोन दिया है ना कि लोन लिया, अगर हम लोन लेते हैं तो लाइबिलिटी साइड में और लोन देते हैं तो असेट साइड में। इस टाइप से हमारी फाइनल बैलेंस शीट बन जाएगी। टोटल डिपॉजिट्स पहले 1000 रुपये, लाइबिलिटी साइड में अगर हम बात करें तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले 1000 रुपये डिपॉजिट्स, फिर 10% हटा करके 900, फिर 10% 810, 729, इस टाइप से चलता रहा है। यही हमारा सेम एज रिजर्व का रहेगा। नेक्स्ट होगा क्रेडिट क्रिएशन इन मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम। अब बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम्स में कैसा रहेगा, सेम प्रोसेस हो जाएगा इसमें भी, बेसिस ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब जहां हम ए बैंक को ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति को देते थे, अब यहाँ ए बैंक, बी बैंक, सी बैंक, डी बैंक हो जाएंगे कि अब एक व्यक्ति, बैंक ए के पास एक व्यक्ति 1000 रुपये नगदी के रूप में जमा करवाएगा। बैंक अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कहेगा कि सभी जमाकर्ता अपने बैंक जमा को एक टाइम में नहीं निकालेंगे, इसलिए मान लीजिएगा बैंक कुल जमा का 10% नगद रूप में रख के बाकी की राशि ऋण के रूप में दे देगा। एग्जाम्पल ए बैंक, अब यहाँ ए बैंक है, वहाँ पहले क्या था, ए बैंक ए व्यक्ति को देता था, अब यहाँ ए बैंक 100 रुपये नगद में रखकर 900 रुपये किसी एम व्यक्ति को उधार दे देगा। ठीक है, जिस प्रकार व्यक्ति को रुपया उधार दिया जाता है वैसे नगद का भुगतान चेक के रूप में ऐसे व्यक्ति को कर देगा जिसका खाता बी बैंक में है। अब ठीक है, अब वह व्यक्ति 900 रुपये के चेक को बी बैंक में जमा करा देगा। इस प्रकार बी बैंक 900 रुपये का 10% अपने पास रख करके 810 रुपये उधार दे देगा। जिस व्यक्ति को यह रुपया उधार दिया जाता है उसने चेक द्वारा इसका भुगतान ऐसे व्यक्ति को किया जिसका खाता सी बैंक में है। इस टाइप बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस होंगी, वही सेम प्रोसेस रहेगा। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट होगा कई वही बेसिस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मैनी बैंक्स। अब ए बैंक की बैलेंस शीट दे दी, प्राइमरी बैलेंस शीट ऑफ बैंक ए, फिर फाइनल बैलेंस शीट ऑफ बैंक ए, फिर ऐसे प्राइमरी बैलेंस शीट ऑफ बैंक बी, प्राइमरी बैलेंस शीट, फाइनल बैलेंस शीट ऑफ बैंक सी, इस टाइप से सी की दे दी। फिर प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब यहाँ बैंक हैं लास्ट में, टेबल 12 में बात करें प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन की, बैंक ए बी सी और अदर बैंक्स। यहाँ नई बैंक ए में 1000 रुपये, उसने 100 रुपये कैश रिजर्व रखा, 900 सेकेंडरी डिपॉजिट्स होगी बैंक ए की। ऐसे ही फिर बैंक बी में के पास कितने आई 900, उसने 90 रुपये अपने पास रखे, क्रेडिट क्रिएशन हो गया बैंक बी का 810। फिर वो 810 सी बैंक के पास आए, उसमें से 81 रुपये अपने पास रखे, 729 सी बैंक का क्रेडिट क्रिएशन हो गया। इस प्रकार सेम प्रोसेस चलता रहा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आ जाता है फिर हमारा लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन की। जो हम क्रेडिट क्रिएशन करते हैं इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन का। कैश रिजर्व रेशो, बैंक साख का कम निर्माण कर सकेंगे या अधिक, ये सब डिपेंड करेगा कैश रिजर्व रेशो पे। यदि बैंक अपने पास कैश रिजर्व अधिक रखेंगे और कम साख का निर्माण होगा, इसके विपरीत यदि वे कम नगद अपने पास रखेंगे तो अधिक साख का निर्माण होगा। इट मीन्स जितना CRR कम होगा उतना कम निर्माण होगा, उतना अधिक साख का निर्माण होगा, जितना CRR ज़्यादा होगा उतना ही कम साख का निर्माण होगा। नेक्स्ट होगा अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक द्वारा साख का निर्माण प्राथमिक जमाओं की मात्रा पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि इन दोनों में सीधा संबंध है। यदि
प्राइमरी डिपॉजिट्स की मात्रा अधिक होगी, मीन्स बैंकों के पास प्राइमरी डिपॉजिट ज़्यादा मात्रा में होंगे, तो नगद कोष अनुपात स्थिर रहने पर, CRR स्थिर रहने पर साख निर्माण अधिक होगा। नेक्स्ट होगा बैंकिंग हैबिट्स ऑफ पीपल। अब अगर लोगों की हैबिट्स है बैंकों के साथ लेन देन करने की चेक के थ्रू ज़्यादा है, तो लोगों को अपना कम रुपया नकदी के रूप में रखना पड़ता है। इसके फलस्वरूप बैंकों के नगद कोष बढ़ जाएंगे और बैंकों की साख निर्माण की शक्ति भी बढ़ जाएगी। और क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें बैंकों की साख निर्माण की शक्ति अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शंस है वो चेक के थ्रू करते हैं। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो बैंकों की साख क्रेडिट क्रिएशन कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग अधिकतर ट्रांजैक्शन हैं वो चेक के थ्रू ना करके कैश में करते हैं, तो इससे नगद की मात्रा अधिक होगी और बैंकों की नगद जो कैश डिपॉजिट्स है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट होगा क्रेडिट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक की क्रेडिट पॉलिसी क्या कहती है? ठीक है, अगर सेंट्रल बैंक क्रेडिट क्रिएट करना चाहती हैं तो व्यापारिक बैंकों की साख की निर्माण शक्ति अधिक होगी। अगर सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, संकुचन करना चाहते हैं, क्रेडिट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बैंकों की साख निर्माण शक्ति कम होगी। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ अदर बैंक्स, वही कि अगर एक बैंक तो साख निर्माण इट मीन्स क्रेडिट क्रिएट करना चाहता है और दूसरा बैंक क्रेडिट क्रिएट नहीं करना चाहता है, तो इसका भी अफेक्ट हमारे क्रेडिट क्रिएशन पर पड़ेगा। यदि सब बैंक परस्पर सहयोग से काम करते हैं तो अधिक साख का निर्माण होगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में एक बैंक तो क्रेडिट क्रिएट करना चाहता है, साख का निर्माण करना चाहता है, परंतु दूसरा बैंक उतने ऋण नहीं देते जितने वे अपने एक्सेस रिजर्व के आधार पर दे सकते हैं, तो साख के निर्माण की मात्रा कम हो जाएगी। नेक्स्ट होगा लीकेज इन सर्कुलेशन, प्रचलन में रिसाव। मीन्स साख निर्माण की मात्रा साख प्रक्रिया में से होने वाले रिसाव पर निर्भर करती है। मीन्स जितना भी हमारे क्रेडिट क्रिएशन है उसमें से अगर हम पैसा बाहर निकालते जाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जितना हमारा क्रेडिट क्रिएट करना चाहते थे उसके लिए अमाउंट कम बचेगी। यदि साख सृजन की प्रक्रिया के किसी चरण में कोई चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति वह रकम बैंक में जमा कराने की बजाय उसे निकाल कर चलन में खर्च कर लेता है, रेगुलर एक्टिविटीज़ में खर्च कर लेता है, तो इससे क्या होगा, बैंकिंग अर्थव्यवस्था में बाहर कहीं और जमा करा देता है तो साख की मात्रा कम हो जाएगी। मीन्स एग्जांपल अगर हम बात करें, 1000 रुपये की हमारी प्राइमरी डिपॉजिट्स थी, उसके आधार पर कुल डिपॉजिट्स बढ़कर 10,000 हो जाती हैं। यदि बैंकों में 100 रुपये निकाल कर सर्कुलेशन में डाल दिए जाएं, केवल 900 ही बैंकों में जमा किए गए, तो कुल जमा बढ़कर 9,000 रुपये के ही हो सकेंगे। मीन्स 1000 रुपये जमा करने के बजाय सिर्फ 900 रुपये जमा करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी। जमानत का स्वरूप या अच्छे उधार लेन देनों की उपलब्धता। बैंकों की साख निर्माण की शक्ति जमानत के स्वरूप पर भी निर्भर करती है। यदि उधार लेने वाले व्यक्ति विश्वास योग्य हैं, अर्थात वे बैंकों को ऋण के बदले में अच्छी संपत्तियों को जमानत के दे देते हैं, तो बैंक अधिक साख का निर्माण करेंगे। मीन्स कहने का क्या है, उधार दी गई राशि के बदले में जो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई जाती है, अगर वो अच्छी सिक्योरिटी है तो इससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट होगा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंडीशंस। बैंकों की साख निर्माण की शक्ति देश के व्यापारिक तथा औद्योगिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। मंदी के दिनों में व्यापार तथा उद्योगपतियों द्वारा ऋण की मांग कम होने पर बैंक अधिक साख का निर्माण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मंदी के दिनों में लोगों का बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं चल पाता और बिजनेस ना चलने की वजह से वो लोन्स वगैरह की डिमांड भी कम करते हैं और तेज़ी की स्थिति में लोन की ज़्यादा डिमांड की जाती है, तो उस टाइम पे क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा हो जाता है। थैंक यू। तो सभी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझेंगे। थैंक यू।